Hello students, welcome back to the second section of the third chapter in history of class 9, that is Nazism and the rise of Hitler. इस थर्ड सेक्शन में हम बेसिकली जो डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हिटलर्स राइज टू पावर। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से हिटलर ने जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिकंस्ट्रक्शन, the economic reconstruction of Germany under the Nazis or under Hitler। और फाइनली इसी सेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की और उसका क्या परिणाम हिटलर या जर्मनी को झेलना पड़ा। इस पूरे सेक्शन के वीडियो को आई विल बी जस्ट डिवाइडिंग इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। हम 3 अलग अलग वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हम हिटलर्स राइज टू पावर हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हिटलर ने जर्मनी में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। और फाइनली थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हिटलर ने जर्मनी में इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन किया, उसकी फॉरेन पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी का एक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, उसको उसने फिर से इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया, उसका मिलिटराइजेशन किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हम अपने थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हियर इज द फर्स्ट वीडियो जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हिटलर्स राइज टू पावर। अब हिटलर जो है वो जर्मनी के अंदर ऐसा नहीं था कि वो शुरुआत से ही बहुत पॉपुलर हो गया। इट टुक टाइम। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द क्राइसिस in society, in politics, as well as in economy of Germany। जर्मनी की इकोनॉमी, सोसाइटी और वहाँ की पॉलिटिक्स में किस तरह के क्राइसिस चल रहे थे, ये सब हमने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हिटलर का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं। He was born in Hitler was born in 1889 in ऑस्ट्रिया। हिटलर का जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 में। एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर he joined आर्मी। उसने आर्मी ज्वाइन किया, served as a messenger at the front। सीमा पर उसने एक मैसेंजर की भूमिका निभाई और he rose to the rank of corporal। He rose to the rank of corporal। एक brave soldier था, so he got medals for his bravery। लेकिन 1918 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ऑलरेडी वी नो कि
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सेंट्रल पावर्स थी जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑटोमन टर्की शामिल था, सेंट्रल पावर्स की हार हुई और इस हार ने कहीं ना कहीं हिटलर को एक निराशा से भर दिया था। हिटलर बहुत ज्यादा निराश हो गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा वो गुस्सा हुआ, उसको गुस्सा आया जब ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के थ्रू हमने देखा था कि किस तरह से एलाइज पावर्स में जर्मनी को पूरी तरह से सप्रेस करने का कोशिश किया था। ये कोशिश किया था कि फिर से जर्मनी जो है वो उनकी पावर्स को चैलेंज ना कर पाए। तो 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन किया गया तो ऑब्वियसली हिटलर गुस्से में भर गया था। यानी कि जर्मनी के साथ जो अन्याय हुआ था, जो इनजस्टिस हुआ था, जर्मनी का जो एक तरह से राष्ट्रीय मजाक बनाया गया था, उसने हिटलर को गुस्से से भर दिया था। इन द ईयर 1919, in 1919 he joined German Workers' Party 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और जल्दी ही उसने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया। He had taken over the organization and he renamed it, that means the German Workers' Party, as National Socialist German Workers' Party, popularly known as the Nazi Party. In the year 1923 में हिटलर ने बावेरिया में पावर को सीज करने की कोशिश किया, उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया और उसकी कोशिश थी कि वो बर्लिन तक जाए, बर्लिन तक मार्च करे और पावर को कंट्रोल कर ले। He was failed in his effort. He tried to seize Bavaria and march to Berlin to control power. लेकिन वो अपने इस एफर्ट में फेल हो गया। हिटलर वॉज अरेस्टेड, ही वॉज ट्राइड ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रीजन। उसके ऊपर देश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगा, मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में उसको उस मुकदमे से परे कर दिया गया। अगर हम नाजी पार्टी के राइज के बारे में बात करते हैं या हिटलर के राइज के बारे में बात करते हैं तो 1928 तक नाजी पार्टी वॉज नॉट अ मेजर पार्टी, इट वॉज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्टी, कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी। 1928 में अगर हम वोट शेयर परसेंटेज को देखें कि नाजी पार्टी वॉज एबल टू गेट ओनली 2.6% ऑफ वोट्स when the elections were held for the German Parliament Riksdag. जर्मन पार्लियामेंट रिस्टेग के लिए जो इलेक्शंस हुए थे 1928 में, उसमें नाजी पार्टी को केवल और केवल 2.6% वोट मिला था। लेकिन 1929 दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, और ग्रेट डिप्रेशन के समय पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी ने झेला
जहां पर हमने देखा था कि बैंक्स हमारी कोलैप्स हो गई थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन केवल और केवल 40% रह गया था। इसके साथ साथ लोगों की सेविंग्स जो है वो तेजी से रिड्यूस हो चुकी थी। तो लोग जो हैं वो उस समय पूरी तरह से निराशा से घिरे हुए थे। जो जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस वो फेस कर रहे थे उससे वो पूरी तरह से निराश हो चुके थे, और साथ में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो वो पूरी तरह से निराश हो चुके थे। और इस समय पर नाजी प्रोपेगेंडा ने लोगों के जो होप्स थे, लोगों के माइंड को, उनकी आशाओं को, उनके एक्सपेक्टेशंस को स्टीयर किया। उनको यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ओनली द नाजी पार्टी एंड हिटलर could help them to come out or to overcome the economic crisis they were facing. उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि केवल और केवल नाजी पार्टी और हिटलर उनको उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस, उनकी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं और जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल नेशन बना सकते हैं। फिर से जर्मनी का डोमिनेशन पूरे यूरोप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हिटलर, if we see that Hitler, he was a powerful speaker. हिटलर जो है एक पावरफुल स्पीकर था, एक बहुत अच्छा वक्ता था। उसके वर्ड्स, उसके पैशन, यानी कि उसका जुनून, इसने लोगों के दिमाग को, लोगों की जो भावनाएं थी, उनकी जो एक निराशा जो उनमें भरी हुई थी, उसको कहीं ना कहीं झकझोर कर रखा। लोगों को उसने मोबिलाइज किया। सो हियर व्हाट डू वी फाइंड? हिटलर was a powerful speaker, was a powerful speaker. हिटलर जो है एक अच्छा वक्ता था। His words and passion mobilized the people, mobilized people in his support. लोगों को एक तरह से जोड़ दिया, उसके पैशन, उसके वर्ड्स ने, उसके जुनून ने लोगों को जोड़ दिया, लोगों को मोबिलाइज किया उसका सपोर्ट करने के लिए। लोग जो पूरी तरह से, जर्मनी के जो लोग पूरी तरह से निराश हो चुके थे। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। दूसरी चीज, वो आर्थिक परेशानियों का, इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से निराशा में डूब चुके थे। और ऐसे समय में हिटलर ने उनको प्रॉमिस किया। हिटलर प्रॉमिस्ड। क्या प्रॉमिस किया? इफ हिज पार्टी, नाजी पार्टी, वुड कम टू पावर, then he would not obey the Treaty of Versailles. अगर उसकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को ओबे नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, दिस वॉज कंसिडर्ड टू बी अ नेशनल ह्यूमिलिएशन। इसको जर्मन लोग अपना नेशन का, अपने देश का मजाक मानते थे। उनका ये मानना था कि वीमर रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को साइन करके देश का मजाक उड़वाया है। उनका ये मानना था कि जो एलाइज पावर्स है वो कहीं ना कहीं उनके देश को सप्रेस करना चाहते थे, वो नहीं चाहते, यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो, उनके दिमाग में ये फीलिंग थी कि एलाइज पावर्स
जर्मनी से बदला ले रहे थे। तो वो इस ट्रीटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हिटलर ने उनको ये प्रॉमिस किया, ये वायदा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, नाजी पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को नहीं मानेगा। दूसरा, he promised employment to unemployed youth। जो उस समय यूथ, जर्मनी के जो युवा लोग थे, जो पूरी तरह से बेरोजगार थे, उनमें कोई उम्मीद नहीं बची थी कि उनको रोजगार मिल पाएगा। दे वर डाइवर्टेड टू टेक अप द क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो ऐसे लोगों को, अनएम्प्लॉयड यूथ को उसने ये प्रॉमिस किया कि वो उनको रोजगार देगा। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड रीमिलिटराइज जर्मनी। वो जर्मनी को रीमिलिटराइज करेगा एंड टेक ओवर all territories that allies had taken over from Germany। उसने लोगों से प्रॉमिस किया कि अगर वो सत्ता में आएगा, उसकी पार्टी अगर पावर में आती है, तो वो उन सभी टेरिटरीज को फिर से हासिल करेगा जिसको एलाइज पावर ने जर्मनी से छीन लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं उसने लोगों से ये प्रॉमिस किया कि वो उसकी पार्टी मिलकर जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, एक पावरफुल नेशन बनाएंगे, और फिर से जर्मनी की जो एक धाक थी पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो फिर से उस धाक को, उस डोमिनेशन को फिर से एस्टैब्लिश करेंगे। He promised the people that he would weed away all foreign influence over Germany। वो जर्मनी के अंदर जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है, जो विदेशी जो प्रभाव है, उसको वो खत्म करेगा। फॉरेन कंपनीज को वो क्या करेगा, जर्मनी से बाहर निकाल देगा। तो इस तरह का प्रॉमिस उसने क्या प्रॉमिसेस किए, वो प्रॉमिसेस जो लोग चाहते थे, क्या चाहते थे लोग नहीं चाहते थे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को ओबे किया जाए। वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को क्या मानते थे, नेशनल ह्यूमिलिएशन, एक राष्ट्रीय मजाक मानते थे। उनका ये मानना था कि जर्मन नेशन के साथ एक मजाक किया गया है। अनएम्प्लॉयड यूथ क्या चाहते थे, एम्प्लॉयमेंट चाहते थे। ऐसा ही उसने प्रॉमिस किया। जर्मनी के लोग चाहते थे कि फिर से जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने। जो भी टेरिटरीज उससे छीनी गई हैं एलाइज के द्वारा, वो सारी टेरिटरीज को वो वापस हासिल कर पाए, फिर से उसका डोमिनेशन यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर एस्टैब्लिश हो पाए। तो ऐसा ही प्रॉमिस हिटलर ने लोगों से किया। हिटलर ने यह भी लोगों से प्रॉमिस किया कि अगर उसकी पार्टी पावर में आती है तो वो पूरा फॉरेन इन्फ्लुएंस यानी कि जो विदेशी प्रभाव है उसको वो पूरी तरह से खत्म करेगा, और फिर से वो जर्मनी की जो पुराना वैभव है, जो उसकी प्रोस्पेरिटी है, उसको वो वापस दिलाएगा। हिटलर राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर स्पेक्ट्रेशंस यानी कि दिखावे का क्या महत्व होता है, इसको वो बहुत अच्छे से समझ चुका था। हाउ द पीपल कैन बी मोबिलाइज्ड इन सपोर्ट ऑफ अ लीडर, इस चीज को वो बहुत अच्छे से समझ चुका था। और इसलिए उसने क्या किया, ही हैड डिवाइज्ड न्यू वेज ऑफ पॉलिटिक्स। उसने एक नए तरीके की पॉलिटिक्स को उसने डिवाइज किया। डिवाइज्ड न्यू वेज ऑफ पॉलिटिक्स
new ways of politics, जहां पर what was done, अगर हम देखें तो रेड बैनर with swastik. Secondly, the Nazi salute, and thirdly, ritualized round of applause. इनको यूज किया गया. Massive rallies. Nazis, they had organized massive rallies to demonstrate the support for Hitler. हिटलर के लिए एक मैसिव सपोर्ट, यानी कि पूरी जनता, जर्मनी की पूरी जनता हिटलर के साथ है. इसको शो ऑफ करने के लिए, इसका दिखावा करने के लिए नाजीज ने बहुत बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज की, और उस रैलीज के अंदर हिटलर के भाषण, उन रैलीज में हिटलर जब भाषण देता था, उसकी स्पीच होती थी, उसके बाद रिचुअलाइज राउंड ऑफ एप्लॉज वहां पर, यानी कि एक नए तरीके का उन्होंने एप्लॉज, तालियां बजाने का एक नया तरीका उन्होंने डिवाइस किया हुआ था. रैलीज में रेड बैनर विद स्वास्तिक लगा हुआ रेड बैनर्स यूज किए जाते थे, उनको लहराया जाता था, और नाजी सैल्यूट, ये सब उनके बड़ी रैलीज के पार्ट्स बन चुके थे. नाजीज presented Hitler as a messiah, a savior. नाजीज ने हिटलर को एक मसीहा, एक सेवियर की तरह से वहां पर उसको रिप्रेजेंट किया. उन्होंने इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जैसे कि वो आया है लोगों को उनकी परेशानियों से आजाद कराने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को एक फीलिंग दी कि केवल और केवल हिटलर ही उनको उनकी सारी परेशानियों से आजादी दिला सकता है, मुक्त करा सकता है. ये एक ऐसी इमेज थी जिसने लोगों के इमेजिनेशन को, उनके दिमाग को पूरी तरह से जकड़ लिया, उनकी इमेजिनेशन को पूरी तरह से जकड़ लिया, और ऑब्वियसली हिटलर हैड बिकम पॉपुलर अमंग द मासेस. So this is what we find, that how he rose to power. This is what we had discussed about his initial careers. ये हमारे उसके शुरुआती दिन, और साथ ही साथ किस तरह से नाजीज ने प्रोपेगेंडा, इफेक्टिवली मीडिया को यूज किया, प्रोपेगेंडा किया, और हिटलर की एक ऐसी इमेज लोगों में क्रिएट कर दी जिसने कहीं ना कहीं लोगों में एक नया विश्वास पैदा कर दिया था कि यस, हिटलर वॉज द ओनली लीडर हु कुड हेल्प देम टू पुल आउट फ्रॉम ऑल whatever the crisis, whatever the problems they were facing. So this is what, ये मेरा second video इस chapter से, and the first from this section. I hope that you like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल so that and also don't forget to press the bell icon, जिससे कि रेगुलरली जब भी वीडियो अपलोड होता है आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके क्लास से रिलेटेड, तो आपको रेगुलर उसका नोटिफिकेशन मिलता है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.